आप तुष्टीकरण की जब बात करते हैं तो आपका इशारा मुसलमानों और यादवों से है। जब आप योगी जी ने अभी बात की थी कि ये चुनाव जो है 80% और 20% का चुनाव है, तो क्या इसका मतलब मुसलमान वर्सेस हिंदू का चुनाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है इनके बैक ऑफ द माइंड कोई वोट प्राप्त करने वाला वो रहा होगा। मैं नहीं मानता कि हिंदू और यादव इस प्रकार से गिनकर, मुस्लिम और यादव इस प्रकार, कोई वोट प्रतिशत सपा का कितना रहा, क्या रहा, इसके हिसाब से करा होगा मुझे। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18 योजनाएं 20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। 2,62,00,000 घरों में शौचालय नहीं थे, आप कल्पना कर सकते हैं जी। 2,62,00,000 घरों की माताएं कितनी शर्म हर रोज सुबह महसूस करती हो। आज वो सम्मान के साथ अपने घर में ही जी रही। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का 40 लाख माताओं को फायदा हुआ है। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें यूपी में आजादी के 70 साल के बाद बिजली का लट्टू भी नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,68,00,000 एलईडी के लट्टू बांटे गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह हम अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अंदर योगी जी ने दलहन को ऐड किया, तेल को ऐड किया, नमक को ऐड किया और एक संपुट बनाकर गरीबों के लिए दिया है। 42 लाख से ज्यादा लोगों को आवास देने का काम हुआ है। 42 लाख ऐसे लोग जी। और हमारा संकल्प पत्र हम लेकर आए हैं कि 2024 तक हम एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखेंगे जिसके पास घर नहीं होगा। स्वनिधि योजना के तहत लगभग 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई गरीब कल्याण के लिए, देश भर के लिए बनाई जी, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जैसा काम किया और स्टेट से कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेड सवाल एक पूछना चाहता हूं। मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था कि सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हो उसे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मुजफ्फरनगर और कैराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है?
आपको लगता है कि परिस्थितियां बहुत मुद्दा तो आज भी है जी। मगर अब मुद्दा ये है कि जो आए हैं वो शांति से जी रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं बदली पिछले है 5 परिस्थितियां। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ना राजनीति का अपराधीकरण भी है, अपराधीकरण नहीं है जी। और ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण है। ये दोनों चीजों को, जो नासूर थे लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये दोनों चीजों को हम रिमूव करने में हम सफल हुए हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव के बाद परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरणवादी राजनीति समाप्त हो गई है और उसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने ली। जो परफॉर्म करेगा जनता उसको चुनकर लाएगी। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 15 साल के सपा बसपा के शासन के बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर अर्थव्यवस्था देश में थी। 22 करोड़ का सूबा है, सबसे ज्यादा भूमि है, सबसे ज्यादा आबादी है, मगर अर्थव्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर थी। 22 करोड़ लोगों का खाना पीना रहन सहन भी गिन लो तो अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर होनी थी, मगर नहीं थी। 5 ही साल में 8वें 9वें स्थान पर से हम इसको देश की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मुझे विश्वास है 2 साल के अंदर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको हम 1 नंबर पर ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज प्रदेश का जीडीपी 21,31,000 करोड़। एक 5 साल के कालखंड में हमने उसको 2 गुना करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 17.3% थी, आज 4.1% है। और लगभग 1,61,00,000 नौकरियों के, रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। नहीं, आपने ये आंकड़े बताए तो अखिलेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है, बात करती है तुष्टीकरण की, जबकि बात करनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी की। देख ही लेंगे इंटरव्यू, अखिलेश जी आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब दें जी कि हम मुद्दों से भटके हैं या वो भटके हैं। महंगाई का मामला भी वो उठाते हैं। महंगाई का मामला, देखिए, कोविड के बाद जो परिस्थिति हुई है, इसमें विश्व भर के अंदर महंगाई है, कुछ मात्रा में यहां पर भी है, परंतु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी और एक टेम्पररी फेज है। मोदी सरकार के 7.5 साल का कालखंड देख लीजिए, 6 साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा है। कोविड के आने के बाद वैश्विक स्थिति जो हुई है विश्व के बाजारों की, आज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है, इसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ता ही है, परंतु ये टेम्पररी फेज है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने उसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि